हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं योगेश त्रिपाठी आप सभी बच्चों का फाउंडेशन बैच में एक बार फिर स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों आप लोगों को पता था, हमने एक टॉपिक संघ व राज्य क्षेत्र को समझ लिया था। दोस्तों, आज हम पार्ट 2 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम नागरिकता को पढ़ेंगे। दोस्तों, इसके अंतर्गत हम आर्टिकल 5 to 10 पढ़ेंगे। आज की क्लास शुरू होने के पहले मैं उन बच्चों से निवेदन करना चाहूंगा जिन बच्चों को जल्दीबाजी हो वो मेरी क्लास ना देखें। दोस्तों, यूपीएससी व स्टेट सिविल सर्विस में क्या आता है, क्या पढ़ना है, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ना है, ये मैं आपसे बेहतर जानता हूं। इसलिए मुझे मत सिखाइए कि कैसे और क्या करना है। दोस्तों, जिनको जल्दीबाजी हो और कहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने किसी को भी इनवाइट नहीं किया है ना, किसी को पीले चावल नहीं दिए। इसलिए भाई, आप किसी भी तरह से मजबूर नहीं हो, कहीं भी आप पढ़ो। इन जल्दीबाजी वाले लड़कों के लिए ना मैं एक आज टॉपिक पढ़ाने के बाद एक स्टोरी सुनाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक के ओर चलते हैं। जैसे कि हमें पढ़ना है आज नागरिकता। दोस्तों, नागरिकता एक बहुत ही हॉट टॉपिक बना हुआ है इस समय। 2019 से जब से CAA, कैब, NRC, NPR आया हुआ है, तब से ये मुद्दा लगातार बना हुआ है न्यूज में। दोस्तों, न केवल वर्तमान में बल्कि भविष्य के एग्जाम में इसके आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। तो इसलिए इस टॉपिक को हम पढ़ते हैं। इस टॉपिक के साथ दोस्तों एक समस्या क्या ये है कि इसके बारे में किसी किताब में बहुत अच्छे से नहीं लिखा हुआ है ना। लेकिन आज हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें। दोस्तों, आप एक वर्ड सुनते होंगे सिटीजनशिप, दूसरा वर्ड सुनते होंगे आप दोस्तों नेशनलिटी, ये शब्द सुनते होंगे ना आप। एक वर्ड आप दोस्तों सुनते होंगे NRI, दूसरा वर्ड आप सुनते होंगे दोस्तों पर्सन, लीगल पर्सन। ये शब्द आप सब सुनते होंगे ना। आपको कभी कभार कंफ्यूजन भी होता होगा कि ये शब्द आखिर क्या मायने रखते हैं, इतने सारे शब्द क्यों यूज। कहीं ना कहीं तो ये शब्द एक साथ से होते हैं ना, जैसे नेशनलिटी व सिटीजन। मैं कहूं कि मेरी सिटीजनशिप इंडियन है, आप कहोगे हाँ। मैं कहूं मेरी नेशनलिटी इंडियन है, आप कहोगे हाँ सर। फॉर्म में देखते होगे ना नेशनलिटी लिखा रहता है, तो कहोगे कि सर एक व्यक्ति के लिए दो शब्द क्यों यूज कर रहे हैं, आखिर इन दो शब्दों के क्या मायने हैं। फिर मैं अगर बोल दूं, मान लो कि STD 91 एक लीगल पर्सन है, आप कहोगे हाँ। तो फिर कहोगे सर ये लीगल पर्सन क्या होता है। तो दोस्तों, आइए इस पूरे टॉपिक का आज पोस्टमार्टम करते हैं, एक एक चीज को बहुत अच्छे से समझते हैं कि फ्यूचर में जब आप कहीं भी बात करो तो आपकी टेक्निकलिटी पता चलना चाहिए कि आपको किसी चीज को कितने बारीक तरीके से जानते हो, और तभी आपके सिविल सर्विस में अच्छा नंबर आएगा। जब आप क्वेश्चन में बहुत चुनकर शब्द लिखोगे तभी आपका नंबर आएगा। दोस्तों, हम आज सारे वर्ड लगभग कीवर्ड इंग्लिश के यूज करेंगे, क्योंकि आपको मैंने बताया था हिंदी के वर्ड बड़े कंफ्यूजन होते हैं। जैसे हिंदी में जो संघ बोलते हैं ना, और इंग्लिश में जबकि यूनियन और फेडरेशन बोलते हैं, ये दोनों वर्ड का मतलब भी संघ होता है। पर यूनियन बिल्कुल अलग शब्द है और फेडरेशन बिल्कुल अलग शब्द है, पर दोनों के लिए हिंदी एक ही यूज करते हैं। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग है, पर दोनों के लिए हिंदी एक यूज कर रहे हैं। तो हिंदी बहुत कंफ्यूजिंग हो जाती है कभी कभार, इसलिए हम जितने भी टेक्निकल वर्ड हैं वो लगभग सब इंग्लिश के यूज करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि पर्सन क्या होता है। आप ये शब्द सुनते होंगे ना, पर्सन। दोस्तों, पर्सन उसे कहते हैं जिसको एक इकाई माना जा सके और जिसको कानूनी पहचान हो, अर्थात जिसको कानून ने मान्यता दी हो। क्लियर। और जिसको कुछ राइट हो और कुछ ड्यूटी हो। बात समझ में आ रही। जिसको कुछ राइट्स हो और कुछ ड्यूटी हो। इन शब्दों को समझिए। जैसे मैं बताऊं, मैं अपनी बात अगर करूं तो मैं कहूं कि मैं एक इकाई हूं। अगर मान लो मैं किसी मैदान में खड़ा हूं तो आप क्या कहोगे कि एक व्यक्ति खड़ा है।
एक व्यक्ति खड़ा है, अर्थात एक पर्सन खड़ा है, तो मैं कहूंगा कि देखिए आपने मुझे एक इकाई माना, है ना। जैसे 1 लीटर दूध, 1 मीटर कपड़ा, ये सब इकाई है ना, 1 किलोमीटर दूरी, तो ये सब इकाई है। वैसे मैं भी एक इकाई हूं, एक व्यक्ति, एक पर्सन। तो आपने कहा हाँ सर, है ना, इकाई के तौर पे मानते हैं, साथ में कानूनी पहचान भी मिली हो। अब कहोगे सर ये कानूनी पहचान क्या होती है? तो दोस्तों अगर मान लो कि मैं कोई अपराध करता हूं, मैं कोई अपराध करता हूं, ठीक, मान लो योगेश ने कोई अपराध किया, अब उसके खिलाफ एक्स ने एफआईआर लिखवाई, तो एफआईआर में क्या होगा, योगेश शब्द लिखा जाएगा ना कि योगेश सन ऑफ दिस 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 ने अपराध किया। तो मुझे क्या मिली, एक पहचान मिली ना कानून में। एफआईआर में यहां लिखा जा रहा है मेरा नाम, तो मुझे एक पहचान दी जा रही है ना। दोस्तों मान लीजिए यही एक्स किसी भूत के खिलाफ शिकायत करे, मान लो इसको लगे कि कोई घोस्ट इसके साथ गलत कर रहा है, मान लो एक्स को लगे कि कोई भूत आके इसके साथ अपराध कर रहा है, तो जब ये कानून में एफआईआर करवाने जाएगा भूत के खिलाफ, तो क्या भूत के खिलाफ एफआईआर लिखी जाएगी? भूत के खिलाफ एफआईआर नहीं लिखी जाएगी। क्यों? क्योंकि भूत को कानूनी मान्यता ही नहीं मिली, है ना। भूत को कानूनी मान्यता ही नहीं मिली, कानून ने उसको पहचान ही नहीं दी। मेरी बात समझ में आ रही दोस्तों? तो ये चीज होती है पहचान, कानूनी पहचान। आप मुझे देखो, आधार कार्ड है मेरे पास, वोटर आईडी कार्ड है, ये सब मुझे क्या है, मेरी पहचान है ये। क्लियर? तो यहां आपको समझ में आ रहा, जब घोस्ट को कानून ने पहचान ही नहीं दी, तो इस कारण हम क्या कर रहे हैं, घोस्ट के खिलाफ एफआईआर नहीं कर सकते। मान लो भविष्य में एलियंस आ जाएं और एलियंस आके किसी का मर्डर कर जाएं, फिर आप जाके कहो कि सर एलियन ने मर्डर किया, उसके खिलाफ एफआईआर लिखो, तो क्या होगा भाई, वो कह देगा कि कानून में ये शब्द ही नहीं है। कानून तो क्या लिख देगा कि किसी अनजान व्यक्ति ने हत्या की, वो एलियन है ये नहीं लिखेगा, क्योंकि एलियन शब्द को हमने पहचान ही नहीं दी। तो दोस्तों पर्सन समझ में आ रहा है ना आपको, जिसको पहचान हो, क्लियर, कानूनी पहचान हो। आपको पहचान का मैं वो बता दूं महत्व क्या है। जैसे मान लो मैं जिंदा हूं, लेकिन अगर मुझे कानून मरा हुआ घोषित कर दे मेरे जिंदा होने के बावजूद, तो दोस्तों मुझे किसी भी तरह का कोई भी कानूनी अधिकार नहीं मिलेगा फिर, क्योंकि फिर तो मैं मर गया ना कानून की भाषा में। फिर मैं कहूंगा कि मुझे स्कॉलर चाहिए, तो भाई कैसे मिल सकती है। मैं कहूंगा मुझे वोट देना है, वो कहेगा कैसे भी चाहिए। मैं कहूंगा मुझे आधार कार्ड अपना रिन्यूअल कराना है, वो कहेगा कैसे हो सकता है। तो दोस्तों कानून में बहुत पावर होती है, पूरा देश कानून से चलता है। तो कानून जिसको मान्यता देता है उसका अस्तित्व है, जिसको मान्यता नहीं देता उसका अस्तित्व नहीं है। जैसे मैं कहूं कि आप जॉली एलएलबी मूवी देखिएगा, उसमें आपको यह घटना दिखेगी कि एक जिंदा आदमी को मृत घोषित कर दिया जाता है और वो खुद के लिए केस लड़ता रहता है कि मैं भाई जिंदा हूं, मुझे कानूनी पहचान दिलाओ जिंदा होने की। कानूनी का मतलब समझिए ना आप क्या होता है, फील करना पड़ेगा आपको। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, है ना। ये सब चीजें आपको मैंने बता दी, ठीक। अब देखिए पर्सन को हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होगा लीगल पर्सन और दूसरा होगा नेचुरल पर्सन। अब लीगल पर्सन और नेचुरल पर्सन में क्या अंतर होता है इसको समझ लीजिए। मैंने यहां आपको पर्सन तो बता दिया कि पहचान हो और इकाई हो, है ना। साथ में मैंने बताया था कुछ राइट्स हो और कुछ ड्यूटी हो। जैसे मैंने अपना उदाहरण दिया था कि मेरी एक पहचान है, मैं एक इकाई हूं, साथ में मेरे अधिकार भी हैं, है ना। शिक्षा का अधिकार, गरिमा पूर्ण जीवन जीने का अधिकार, बोलने का अधिकार, साथ में मेरी कुछ ड्यूटी भी है। जैसे ड्यूटी है भारतीयता का सम्मान, झंडे का सम्मान, राष्ट्रगान का सम्मान, ये सब मेरी ड्यूटी है। क्लियर? तो अब हम चलते हैं लीगल पर्सन को समझते हैं। दोस्तों पर्सन तो आप समझ लिए, तो लीगल पर्सन क्या होता है, इसकी भी पहचान होती है, ये भी एक इकाई है, पर इसके साथ क्या क्या है कि ये सब केवल कानून ने दिया है, केवल कानून ने दिया है ना। क्लियर? इसके पास खुद की सोचने समझने की क्षमता नहीं होती।
सोचने समझने की क्षमता नहीं होती, पर इसकी अपनी एक पहचान होती है, इसकी अपनी एक इकाई होती है, साथ में इसके कुछ राइट्स होते हैं, कुछ ड्यूटी होती है। बात समझ में आ रही है आपको? आप कहोगे सर इसका उदाहरण दो, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो दोस्तों जैसे मैं कहूं स्टडी 91 क्या है? एक इकाई है ना। आप क्या कहते होगे? एक यूट्यूब चैनल, उसकी एक पहचान है स्टडी 91 की, अपना एक नाम है उसका। भाई हम उसको अन्य चैनल से अलग कर लेते हैं ना, किस आधार पे? क्योंकि उसको एक अपनी पहचान मिली हुई है। ये पहचान किसने दी उसको? कानून ने दी है। क्योंकि हम स्टडी 91 एक कंपनी के तौर पे हैं। एक कंपनी, तो कंपनी क्या होती है? कंपनी एक इकाई होती है, उसको एक पहचान होती है। जैसे मान लो रिलायंस, तो आप रिलायंस के खिलाफ FIR कर सकते हो कि रिलायंस ने हमारे साथ धोखाधड़ी की, और लिखा भी जाएगा। क्यों? क्योंकि रिलायंस को एक कानूनी पहचान मिली हुई है, एक कंपनी के तौर पे, एक कानून के तौर पे, है ना। बात समझ में आ रही? तो आप कहोगे हाँ सर स्टडी 91 या रिलायंस या टाटा, जितनी भी ये सब कंपनियां हैं, इन सब को पहचान मिली हुई है, साथ में ये इकाई है। तो भाई जो पर्सन की शर्तें थी वो तो ये पूरी कर रहा है। स्टडी 91, टाटा, रिलायंस, जितनी भी कंपनियां हैं वो सब क्या कर रहे हैं? इसकी शर्तें पूरी कर रहे हैं। तो आप कहोगे हाँ सर शर्त पूरी कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको व्यक्ति कह रहे हैं। इसके राइट्स भी होते हैं। अब मान लो स्टडी 91 के अपने राइट होंगे क्या? इस यूट्यूब चैनल ने जब तक कुछ गलत नहीं किया होगा, अवैध नहीं किया होगा, इसको कोई डिलीट नहीं कर सकता। साथ में इसकी ड्यूटी भी होंगी, जैसे टैक्स पे करना या अदर्स कुछ करना। बात समझ में आ रही है आपको? तो इस तरह आप मेरी बात समझिए। मैंने क्या बताया था? पर्सन की खासियत बता दी थी। फिर पर्सन में भी दो तरह के होते हैं। एक जो इन खासियत से तो युक्त होते हैं, पर जिसको सोचने समझने की खुद की क्षमता नहीं होती। अब स्टडी 91 खुद से थोड़ी सोचता समझता है, अब रिलायंस खुद से थोड़ी सोचती समझती है, उसके पीछे कुछ लोग होंगे, वो डिसीजन लेते होंगे। लेकिन रिलायंस का अपने आप में एक अस्तित्व है। रिलायंस के खिलाफ आप FIR कर सकते हैं, रिलायंस आपके खिलाफ FIR कर सकती है। क्यों? क्योंकि इसे कानून ने मान्यता दी है। तो ये हो गया लीगल पर्सन। अब नेचुरल पर्सन क्या? ऐसा जिसकी पहचान हो, इकाई हो, सोचने समझने की क्षमता हो, निर्णय लेने की क्षमता हो। जैसे मान लो योगेश, तो योगेश क्या मतलब? मैं हूं, जो मेरी पहचान है, मैं एक इकाई भी हूं, मेरी सोचने समझने की क्षमता भी है, मेरे अधिकार भी हैं और मेरे राइट्स भी हैं। तो मेरी बात आपको समझ में आ रही? पर्सन को दो भागों में हमने बांट दिया। क्लियर? पर्सन को दो भागों में हमने बांटा, तो किस आधार पे? मेनली सोचने समझने की क्षमता के आधार पे। एक को कानून मान्यता देता है, जैसे गंगा नदी है, मान लो जैसे गंगा नदी है। अब मुझे बताओ कि गंगा नदी व्यक्ति है कि नहीं है? तो देखिए, अगर मान लीजिए आप गंगा नदी के साथ कुछ गलत करें, अर्थात गंगा नदी के अधिकारों का हनन करें और गंगा नदी उसके खिलाफ FIR कर दे, तो मान लेना गंगा नदी एक व्यक्ति है, क्योंकि इसको इसके राइट्स मिल गए हैं, अर्थात इसको कानून की मान्यता मिल गई है। तो ऐसा है वास्तव में, गंगा नदी को वर्तमान में अब एक व्यक्ति का दर्जा मिल गया है, कानूनी व्यक्ति का दर्जा। और अगर आप गंगा नदी के साथ कुछ गलत करते हैं तो गंगा नदी आपके खिलाफ FIR कर सकती है कि मेरा अधिकारों का हनन हुआ है। अब भाई वही बात है ना कि रिलायंस जब FIR करता है तो रिलायंस के पीछे व्यक्ति करते हैं, तो गंगा नदी के पीछे भी कुछ लोग होंगे जो उसके ट्रस्ट के लोग होंगे, वो करेंगे, लेकिन नाम होगा गंगा का। जब केस लड़ा जाएगा ना कचहरी में या कोर्ट में, तो वहां गंगा नदी का वकील होगा, जैसे राम मंदिर का वकील थे, जैसे राम जी के वकील थे ना। बात समझ में आ रही? तो वैसे ही, क्यों? क्योंकि इन्हें कानूनी व्यक्ति माना गया है। दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैंने समझाने की इसलिए कोशिश की दोस्तों, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि आपको सिविल सर्विस की तैयारी कराना। सिविल सर्विस दोस्तों कुछ रटने का मैटर नहीं होता। आप कितना भी रट लो, सिविल सर्विस कभी नहीं क्लियर कर पाओगे। सिविल सर्विस वाकई जब आपकी एक पर्सनालिटी हो जाएगी, जब आप एक शानदार इंसान बन जाओगे, तभी निकलेगा। तो चलिए दोस्तों, शानदार मतलब नॉलेज के दम पर। चलिए अब आगे हम पढ़ते हैं। हमने पढ़ लिया
नेचुरल पर्सन। अब नेचुरल पर्सन को ही हम बोलते हैं ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग। क्लियर? अब नेचुरल पर्सन को भी हम समझते हैं कि इसको कितने भागों में बांटा जा सकता है। जैसे मान लो ये भारत है, तो भारत में कई सारे लोग रह रहे होंगे, है ना, कई सारे लोग होंगे, साथ में कई सारी कंपनियां होंगी, रिलायंस, टाटा, कई सारी कंपनियां होंगी, है ना। मतलब दो नाम इसलिए ले रहा हूं कि आपको पता होगा, वरना कंपनियां हजारों हैं, लाखों हैं। तो बताइए, दो तरह के पर्सन रह रहे हैं, लेकिन इसमें आपको अब ये समझना है कि नेचुरल पर्सन कितने लोग हैं, ये लोग हैं, है ना। इनको अगर हटा दिया जाए तो इन नेचुरल पर्सन में क्या सब एक से होंगे? क्या सभी पर्सन एक से होंगे? सभी नेचुरल पर्सन क्या एक होंगे? तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये जितने भी लोग हैं, जितने भी नेचुरल पर्सन हैं, ये सब एक से नहीं होंगे। अब मैं समझाता हूं कैसे आपको। मान लो इतने लोग हैं, है ना, नेचुरल पर्सन, इसमें मान लो एक कोई वाई है ना। मान लो डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हार गए, भारत आ गए हो, वो भी रह रहे हो, है ना। मान लो नितिन सर हो, मान लो श्रीनिवास सर हो, तो ये सब लोग रह रहे हैं। तो क्या ये सभी लोग एक से हैं? अब समझिए, सभी हैं तो नेचुरल पर्सन, पर ये सब एक नहीं है। इनको हम दो भागों में बांट देंगे। एक होंगे नागरिक, ठीक है, और दूसरा होगा केवल निवासी, केवल निवासी। अब समझिएगा एक एक शब्द का मतलब, ये किसी किताब में नहीं लिखा होता, ये सब आप जब कई साल पढ़ लोगे तब समझ में आएगा। मैं आपको सीधे समझा दे रहा हूं, ठीक। अब देखिए, जो मैंने नेचुरल पर्सन बताया था उसमें दो तरह के लोग होंगे, मैंने बताया। एक ऐसे लोग होंगे जिनको सारे पॉलिटिकल राइट्स मिले होंगे और सारे सिविल राइट्स मिले होंगे, अर्थात जितने भी राजनीतिक अधिकार हैं वो सब मिले होंगे। जैसे वोट देने का अधिकार, है ना, चुनाव में लड़ने का अधिकार, साथ में सारे सिविल राइट्स मिले होंगे। जितने भी सिविल राइट्स होते हैं वो सब मिले होंगे। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको ना तो पॉलिटिकल राइट्स मिले होंगे और ना सभी सिविल राइट्स मिले होंगे। जैसे शिक्षा का अधिकार, एक सिविल राइट ले लो, मान लो, है ना, शिक्षा का अधिकार। जैसे कक्षा 8 तक आप फ्री में शिक्षा ले सकते हो, ये आपका अधिकार है। तो ये सभी को नहीं होगा, ये केवल कुछ लोगों को होगा। तो दोस्तों, जिनको पॉलिटिकल राइट और सभी तरह के सिविल राइट्स मिले होते हैं उनको कहते हैं नागरिक। क्लियर? उन्हें कहते हैं नागरिक, क्योंकि उनको क्या मिली हुई है? उनको मिली हुई है नागरिकता, सिटीजनशिप। इसी को पढ़ना है अब, लेकिन मैंने इसलिए इतना बैकग्राउंड समझाया था कि फ्यूचर में आप कंफ्यूज ना हो। लेकिन दूसरी तरफ जो रह तो रहे हैं भारत में, ह्यूमन बीइंग भी हैं, पर उनको क्या नहीं मिला होगा? ये सब अधिकार नहीं मिले होंगे, तो उनको बोलेंगे केवल निवासी, केवल निवासी। अब मैं केवल शब्द इसलिए लगा रहा हूं, उसको आप समझाता हूं बाद में। इतना दोनों अंतर समझ गए ना आप? जैसे ट्रंप मान लो भारत में रह रहे हैं, तो ट्रंप क्या होंगे? केवल निवासी। जैसे जैकलिन फर्नांडिस भारत में रह रही हैं, लेकिन उनको वोट देने का अधिकार नहीं है, उनको सिविल राइट्स नहीं है, सारे सिविल राइट्स नहीं है, कुछ तो होंगे, कुछ सिविल राइट्स होंगे। अगर आप उनके साथ कुछ गलत करोगे तो वो आपके खिलाफ FIR कर सकती है। तो कुछ सिविल राइट्स हैं पर सारे सिविल राइट्स नहीं हैं। कुछ पॉलिटिकल राइट्स होंगे पर सारे पॉलिटिकल राइट्स नहीं होंगे। लेकिन नागरिक को सारे सिविल और पॉलिटिकल राइट्स होते हैं। तो बात समझ में आ गई? नेचुरल पर्सन को हम दो भागों में बांट सकते हैं। किसके आधार पे? सिविल राइट्स या पॉलिटिकल राइट्स के आधार पे। एक ऐसा वर्ग जिसको सभी तरह के अधिकार होंगे, दूसरा ऐसा वर्ग जिसको ऐसे अधिकार नहीं होंगे। तो यहां तक आपको समझना होगा। अब मैं केवल निवासी इसलिए बोल रहा हूं भारत में, समझिए कि भारत में जो लोग भी रह रहे हैं वो सभी निवासी हैं, क्योंकि सभी निवास कर रहे हैं, पर उस निवासी में सभी लोगों को अधिकार नहीं मिले। किसके? पॉलिटिकल राइट्स और सिविल राइट्स। तो उनको बोलते हैं, जिनको मिले हैं उनको बोलते हैं नागरिक, और जिनको नहीं मिले उनको बोलते हैं गैर नागरिक। ये सब अच्छे से पढ़ लीजिए, कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि आप कहीं भी रहो, चैलेंज करके साथ रहो कि आपका कॉन्सेप्ट सबसे अच्छा है।
तो बात समझ में आई। निवासी को जो मैं बता रहा हूं उसको दो भागों में फिर बांट दिया ना, नागरिक व गैर नागरिक को। क्लियर? किसी को कंफ्यूजन यहां से नहीं ना? क्योंकि निवास तो सब कर रहे हैं पर उसमें सभी को पॉलिटिकल और सिविल राइट नहीं है। तो आप कह सकते हो कि सभी नागरिक निवासी होते हैं, लेकिन सभी निवासी नागरिक नहीं होते। बात समझ में आई? सभी निवासी नागरिक नहीं होते। जैसे मैं कहूं अगर ये बड़ा गोला निवासी का है तो इसके अंदर एक छोटा सा गोला होगा नागरिक का, सिटीजन का ये होगा और रेजिडेंट का ये होगा। ये सब बाद में अभी आपको समझ में आएगा, मैं कोई ऐसे कहानी नहीं बता रहा, पूरे कॉन्सेप्ट इसी कहानी पे चलेंगे। अभी रटना नहीं पड़ेगा, लेकिन अब आपको सब समझना पड़ेगा। अब भारत में जितने लोग भी रह रहे होंगे सबको निवासी बोलेंगे, लेकिन उसके अंदर जिनको सिविल राइट्स या पॉलिटिकल राइट्स होंगे उनको हम सिटीजन या नागरिक बोलेंगे। बात समझ में आ गई दोस्तों? तो यहां आपको मैंने बताया कि सिटीजन कौन होते हैं, जिनको पॉलिटिकल और सिविल राइट्स सभी तरह के मिलते हैं। अब आगे चलते हैं, एक कदम और आगे। सिटीजन में भी दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं माइनॉरिटी और दूसरे होते हैं जनरल या सामान्य। अब आप कहोगे सर ये तो हमने कहीं सुना ही नहीं, क्या वर्ड एंड वर्ड? तो आप जब आर्टिकल 30 पढ़ोगे, आर्टिकल 30, तब आप माइनॉरिटी शब्द उसमें देखोगे लिखा होगा अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक। और बाकी जो अल्पसंख्यक के अलावा नागरिक हैं उनको बोलेंगे सामान्य। बात समझ में आई? तो दोस्तों अब अल्पसंख्यक व सामान्य क्या होता है? तो बस इतना कहूंगा कि जैसे मान लो कि भारत है ये, है ना, भारत में मैंने क्या आपको बताया था कि मान लो ये कौन है, मान लो ये हो गए सारे लीगल पर्सन, फिर मैंने कहा ये हो गए आपके सारे ह्यूमन बीइंग, है ना, अर्थात नेचुरल पर्सन। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या होगा समझिए। नेचुरल पर्सन में मान लो इतने लोग हो गए सिटीजन, है ना, और ये वर्ग हो गया केवल निवासी वाला, केवल निवासी या गैर नागरिक, गैर नागरिक भी बोल दो आप, कोई भी शब्द बोल सकते हो, बस आपको समझ लेना है। अब इस सिटीजन में भी क्या होगा, मान लो कोई एक आदमी अपने आप में अलग तरीके का हो, ये मान लो बिल्कुल अलग तरीके का हो, ये, है ना, तो आप कहोगे सर ये तो बड़े अल्प लोग हैं, है ना, एक पहचान वाले, एक ऐसी पहचान वाले लोग जो बहुत कम संख्या में हो उनको बोलते हैं हम अल्पसंख्यक। बात समझ में आई दोस्तों? उनको बोलते हैं हम अल्पसंख्यक। जैसे भारत है तो भारत में आप कहोगे सर जैन धर्म की पहचान वाले लोग, जैन धर्म की पहचान वाले लोग बहुत कम हैं, तो दोस्तों इसको बोलेंगे धार्मिक अल्पसंख्यक, क्योंकि एक धर्म के आधार पे हमने किया। आप कहोगे सर ट्रांसजेंडर वाले लोग बहुत कम हैं, मैं कहूंगा इसको बोलेंगे जेंडर माइनॉरिटी अर्थात लैंगिक अल्पसंख्यक। आप कहोगे सर भारत में विकलांग लोग बहुत कम हैं, तो मैं उनको भी कहूंगा कि ये भी एक प्रकार से अल्पसंख्यक हैं अर्थात कम संख्या के लोग हैं, पर नागरिक हैं। आपको नागरिक तो है, क्यों? क्योंकि इन सब को क्या है, पूरे पॉलिटिकल राइट्स एंड क्या सिविल राइट्स हैं। पर दोस्तों इनको जो पॉलिटिकल राइट्स व सिविल राइट्स हैं उससे ज्यादा ये देखिए कि इनकी संख्या भी कम है ना, अर्थात ये नागरिक का क्राइटेरिया तो पूरा करते हैं पर इनकी संख्या कम है, इस कारण इनको हम अल्पसंख्यक कहते हैं। बात समझ में आई? अब आप कहोगे सर अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक क्यों बनाया गया, ये दो वर्ग क्यों बनाए गए, ये सिटीजन और ये पर्सन क्यों बनाया गया, आखिर नागरिकता का क्या महत्व है, ये सब समझाइए। तो दोस्तों अब ये बताने के लिए आप एक घर को महसूस करो, एक घर और एक राज्य दोनों एक से होते हैं। दोनों का क्या काम होता है? दोनों का काम होता है अपने यहां रहने वाले लोगों का महत्तम विकास, अपने यहां रहने वाले लोगों का महत्तम विकास। आप अपना घर भी देख लो या राज्य देख लो, दोनों का क्या काम होता है? दोनों का होता है महत्तम विकास।
अब देखो दोस्तों, घर में 3 तरह के लोग हो सकते हैं। जैसे मान लो कोई बाहर से रिश्तेदार आया एक, ठीक, फिर मान लो उस घर के अपने लोग, अपने तो अपने होते हैं, अपने बहुत छोटा शब्द मैं यूज कर रहा हूं क्योंकि वाकई माँ बाप भाई बहन ही अपने होते हैं, है ना। और अपने के बाद उसी घर में कोई अपना ऐसा भी होगा जो बहुत कमजोर होगा, मान लो कमजोर होगा या डर के रहता होगा। जैसे मान लो अपने में 5 लोग हैं, पर 5 लोगों में ये जो इंसान है ना, मान लो ये इंसान घर में ट्रांसजेंडर पैदा हो गया। मान लो ये मम्मी, मान लो ये फादर है, ये मदर है ना, ये लड़का हुआ, ठीक, ये लड़की हुई, और मान लो ये हो गया ट्रांसजेंडर। दोस्तों ट्रांसजेंडर कोई बीमारी या रोग नहीं होता, एक सच्चाई होती है जिसको हमारे समाज ने अभी स्वीकार करने में सहमति नहीं व्यक्त की पूरी तरह से, पर विज्ञान ने स्वीकार कर लिया है। जिस तरह से एक प्रकार सती प्रथा को हम लोगों ने निगलेक्ट करने में बहुत देर की, वैसे ही हम भी अभी देर कर रहे हैं। ट्रांसजेंडर में मेरा पूरा एक वीडियो पड़ा हुआ है, उसको देखिएगा, आपकी आंखें खुल जाएंगी, आपको समझ में आ जाएगा कि आप अभी कितना कम जानते हो अपनी सोसाइटी के बारे में, बनते विद्वान फिरते हो, है ना। तो ये चीज समझ में आई। तो यहां देखिए ये सब क्या है, 1 से लोग हैं लगभग, पर ये बेचारा अभी अपने आप को अलग अलग महसूस करेगा। तो इसको क्या है, इसको अभी हम कमजोर मान के चल रहे हैं, क्योंकि इसको अभी उतना अपने अंदर से अच्छा फील नहीं हो रहा। उसका कारण क्या है, उसका कारण ये नहीं कमजोर, समाज ने उसको ऐसा फील करा रखा है। बात समझिएगा, इसको इसके परिवार वालों ने एक अलग टाइप की फील करा रखा है, क्योंकि भाई देखो यहां 2 महिलाएं हैं, 2 पुरुष हैं, है ना, तो ये आपस में बात कर लेते हैं, ये आपस में बात कर लेते हैं, पर ये क्या बेचारा अकेला है ना। तो इसको कहेंगे हम घर में अल्पसंख्यक। बात समझ आई। अब आप मुझे ये बताओ कि घर में रिसोर्स होंगे, संसाधन होंगे, अरे घर में कमरे होंगे, खाने पीने की सामग्री होगी, पैसे होंगे, तो ये बताइए घर का दायित्व तो क्या बनता है। घर का दायित्व तो क्या होता है कि सभी का पूरी तरीके से देखभाल करे, कि सबसे ज्यादा देखभाल इस वर्ग को करे, फिर उसके बाद इसको करे, फिर उसके बाद इसको करे। क्योंकि अगर उस घर में कामधेनु गाय होती या सकला का बुम बुम की पेंसिल होती कि जो भी मांगो मिल जाएगा, तो भाई असीमित संसाधन होते, उन असीमित संसाधन को सब में खर्चा करते और सबका विकास होता, किसी को कोई दिक्कत नहीं। पर आपको पता होना चाहिए कि आपके पास सीमित संसाधन है और उस सीमित संसाधन में आपको सबका कल्याण करना है, तो आप क्या करोगे, जो सबसे ज्यादा कमजोर है उसको सबसे ज्यादा जरूरत होगी, तो उसको सबसे ज्यादा हमें केयर करनी पड़ेगी। अब आप केयर कैसे करोगे, तो उसको पहले अलग कैटेगरी में रखोगे ना, उसको अलग कैटेगरी में रखोगे तभी तो केयर कर पाओगे। तो हमने क्या किया, जो सबसे कमजोर था हमने उसको अलग कैटेगरी में रखा और इसकी विशेष देखभाल करने की कोशिश की। घर में कोई भी सामान आएगा सबसे पहले इसके लिए आएगा, क्योंकि इसको हमें क्या कराना है, फील कराना है कि तुम अपने हो। याद रखिएगा बच्चों, आप कहीं भी ऐसी जगह जाइए यहां पर आप अल्पसंख्यक हो, मान लो मैं हूं और मैं साउथ इंडिया में चला जाऊं, मैं कटा कटा रहूंगा अगर, तो हमेशा दुखी रहूंगा। तो साउथ इंडिया वाले क्या करेंगे, मुझे फील कराने की कोशिश करेंगे कि यार तुम अपने हो, तुम तो भारतीय हो, हम भी भारतीय हैं। तो वो लोग जब कोशिश करेंगे तब मैं उनका अपना हो पाऊंगा, मेरी कोशिश से कुछ नहीं होगा। ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि जहां वो कम होते हैं वहां से खुद को कटने लगते हैं। बात समझ में आई, डरने लगते हैं, उन्हें डर लगने लगता है। आप खुद देखो, आप 50 लोग जाके कहीं भी रहिए साथ में, हमेशा मस्त रहेंगे, हंसते रहेंगे, मान लो, क्योंकि आपका ग्रुप है। जैसे ही आप अल्पसंख्यक हो जाते हो या कम हो जाते हो, आप डरने लगते हो और डर डर के रहोगे तो आपका कभी विकास नहीं होगा, है ना। क्योंकि हमें महत्तम विकास जब करेंगे जब हमारे अंदर से कोई डर नहीं रहेगा। बात समझ आ रही। तो डर कैसे खत्म होगा, जो बहुसंख्यक लोग हैं वो कोशिश करें, अर्थात ये 4 लोग जब इसकी विशेष केयर करेंगे तब इसको अच्छा फील होगा। तो यही होगा कि सबसे पहले कोई सामान आएगा तो इसको आएगा, फिर सभी के लिए आएगा और फिर बाद में रिश्तेदार के लिए सामान आएंगे। अब यहां अतिथि देवो भव वाला कॉन्सेप्ट में समझिएगा, क्योंकि ये रिश्तेदार हमेशा यही रहेगा। यह है कि अतिथि तुम कब जाओगे तब के लिए हम बात कर रहे हैं।
अब कभी कभार कोई आएगा तो ठीक, पर संसाधन सीमित है, याद रखिएगा संसाधन सीमित है, सबका विकास करना है, इसके लिए हमें अलग अलग कैटेगरी बनानी पड़ेंगी। यहां तक किसी को दिक्कत ना समझ में आए आप पूछ लेना। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपको जितना सरल समझा सकूं उतना सरल समझाऊं, ताकि आपके साथ कहीं गलत ना हो। अब देखिए राज्य भी तो यही करता है, राज्य का काम भी तो महत्तम विकास करना होता है, उसके पास तो सीमित संसाधन है, तो क्या करे बेचारा, वो भी कैटेगरी कर लेता है कि अल्पसंख्यक पहले, फिर उनकी हमें ज़्यादा केयर करनी है, उसके बाद हमें सारे नागरिकों की केयर करनी है, और उसके बाद हमें किसकी केयर करनी है, जो अन्य निवासी भी बने हुए हैं, है ना। तो सबकी अपनी अलग अलग ज़रूरत है, सबको अलग अलग केयर करनी पड़ेगी। तो इस तरह महत्तम विकास के लिए हमने कैटेगराइज किया हुआ है, बस इतना समझ लीजिएगा अभी। तो बात समझ में आई कि नागरिकता और अल्पसंख्यक ये सब क्यों बांटा गया। अब सवाल दूसरा उठता है कि नागरिकता का क्या महत्व है ना। दोस्तों आर्टिकल 5 से 11 तो सब लोग पढ़ेंगे, पर आपको अगर अलग निकलना है, अलग रहना है, तो कुछ अच्छा पढ़ना होगा, तभी लाखों लोगों में कुछ लोगों का सिलेक्शन होता है। बात समझ में आई, क्योंकि उन्होंने हर चीज को बहुत बेहतरीन तरीके से समझा होता है। जब उनकी कॉपी जाती है ना तो अलग तरीके से जाती है। बात समझ में आई। अब नागरिकता को समझते हैं, क्या महत्वपूर्ण, क्या रोल है। अच्छा आप मुझे बताइए कि अगर आप लोगों को घर से बाहर निकाल दिया जाए कि आज से तुम्हारा किसी घर से, इस घर से कोई संबंध नहीं, हम तुम्हें बेदखल करते हैं, तो क्या होगा। सबसे पहला नुकसान क्या होगा, इमोशनल टॉर्चर। हर इंसान, कोई भी दुनिया का कितना भी महान इंसान हो, वो एक प्रकार से एक समुदाय का पार्ट होना चाहता है। हम कहते हैं ना मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। आप देखिए हम लोग थोड़ी भी अकेले हो जाते हैं तो हमें बुरा लगने लगता है। तो हर इंसान अपने आप को एक समुदाय से या एक किसी वर्ग से जोड़ना चाहता है, एक किसी वर्ग से जोड़ना चाहता है, और चाहता है कि इस वर्ग के द्वारा उसे ज़्यादा से ज़्यादा पहचान व इज्जत मिले। जैसे मान लो हम एक समाज है ना भाई, समाज का मतलब अपने आसपास के लोग, आप जिस गांव में रह रहे हो उस गांव के लोग एक समाज होंगे, ठीक। फिर आपका अपना एक घर होगा, आपके अपने घर में आपको विशेष केयर मिलती होगी तो आपको बड़ा अच्छा लगता होगा, समाज में आपको केयर मिलती होगी तो आपको अच्छा लगता होगा, है ना। और आप क्या रहते हो, हमेशा घर का और समाज का हिस्सा बनकर रहना चाहते हो, क्योंकि यही समाज और घर आपको क्या कर रहा है, इमोशनल रूप से मजबूत दे रहा है, आपको आर्थिक रूप से भी क्या कर रहा है, सहायता करता है जब जरूरत पड़ जाती है, आपको सामाजिक रूप से भी सहायता करता है जब आपको जरूरत पड़ती है। बात समझ आ रही। तो हम हमेशा एक समुदाय का पार्ट रहना चाहते हैं, क्योंकि हमें उससे आर्थिक सामाजिक सुरक्षा मिलती है। इसीलिए यह भी बोलते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। बात समझ में आई। तो राज्य से भी वो जुड़ना चाहता है, राज्य भी उसको एक सुरक्षा का भाव देता है। आप सोचो कि अगर आपसे कह दें कि आप कल से इंडियन सिटीजन नहीं रहोगे, तो आप परेशान हो जाओगे कि मैं कहां जाऊंगा, कौन होगा मेरा। आपको पता होना चाहिए कि अगर आपसे आपकी नागरिकता छीन ली गई तो सबसे बड़ा नुकसान तो आपका क्या होगा, इमोशनल का। आप परेशान हो जाओगे कि भाई मैं कहाँ जाऊं, मेरा कौन है, अब मैं किस देश का हूं। अरे इसी देश के नाम पर हम लोग जब मरने के लिए तैयार हैं, जिस तरह से हम अपने घर वालों के लिए मरने के लिए तैयार हैं, तो घर भी तो एक समुदाय है, छोटा सा समुदाय है बिल्कुल। वैसे ही एक राज्य भी बड़ा समुदाय होता है। जिस तरह से हमारे घर के साथ फीलिंग जुड़ी होती हैं और हमें उस घर का सदस्य होना, कहलाना बड़ा अच्छा फील देता है, वैसे ही एक देश के साथ जब हम जुड़ते हैं तो हमें वो अच्छा फील देता है। अच्छा फील देने के साथ साथ भाई अच्छा फील क्यों देता है, मनुष्य क्या होता है, एक नंबर का स्वार्थी इंसान होता है। उसे तभी अच्छा महसूस होगा जब कहीं ना कहीं उसका स्वार्थ पूरा होता होगा। अगर मान लो आपका स्वार्थ घर से है, इसलिए आपको घर अच्छा लगता है, क्या स्वार्थ है, सामाजिक और आर्थिक रूप से सुरक्षा प्रदान करता है, यही आपका स्वार्थ है ना। तो वैसे ही राज्य भी आपको कई तरह की सुरक्षाएं देता है। अरे कोरोना है, अब देखिए वैक्सीन आपको फ्री में मिलेगी, क्योंकि आपको राज्य चाहता है, प्यार करता है आपसे, आपको वैक्सीन देगा। आपको एजुकेशन देता है, फ्री में खाना देता है, तो आपको सुरक्षा मिल रही है ना राज्य से, तो राज्य से लगाव होगा। और जैसे ही अगर मान लो ये
लगाव या ये रिश्ता खत्म करने की बात हो जाएगी तो आपको कितना बुरा लगेगा। और ये रिश्ता किससे है? नागरिकता से। तो मैं कहूंगा जो स्टेट होता है जैसे इंडिया, उससे हमारा क्या है रिश्ता, कौन तय करता है? ये चीज तय करती है नागरिकता। बात समझ में आई? नागरिकता ही रिश्ता तय करती है। और रिश्ते का क्या महत्व होता है ये चीज मैंने आपको बताई। दोस्तों समझ में आ रही है ना? तो इस तरह चीजें समझिए। आप रोहिंग्या के लोगों को देखिए, रोहिंग्या के लोगों को जिनको स्टेटलेस हैं, जिनकी नागरिकता नहीं होती ना, उनको स्टेटलेस लोग बोला जाता है। किस राज्य के हैं पता नहीं। मेरी बात समझ में आ रही? तो उन लोगों से पूछिए कि उनके ऊपर क्या बीत रही है। कभी इधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं, कभी यहां से मार दिए जाते हैं, कभी वहां से भगा दिए जाते हैं। तो ये नागरिकता का जब तक आपको महत्व नहीं फील होगा ना, तो नागरिकता पढ़ने में मजा नहीं आएगी दोस्तों। इसलिए इसके महत्व को समझिए कि नागरिकता होती क्या है। और सिविल सर्विस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो नागरिकता का महत्व आपको पता होना चाहिए कि नागरिकता आपको महसूस कराती है कि आप क्या हो, कहां से संबंधित हो। जिस तरह से आपको अपने घर में रहने की एक खुशी होती है, वैसे ही आपको अपने स्टेट में भी रहने की एक खुशी होगी, स्टेट से जुड़े होने की भी एक खुशी होगी। मेरी बात समझ में आ रही? तो नागरिकता का महत्व समझ में आया। अब चलते हैं अपने संविधान की ओर। दोस्तों जब हमारे संविधान निर्माता संविधान बना रहे थे, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, है ना, तो हमने पहले क्या किया? जब बन रहा था तो हमने पहले क्या किया? सबसे पहले जरूरी था कि जिस क्षेत्र के लिए नियम बन रहा है, जिस क्षेत्र के लिए नियम बन रहा है उस क्षेत्र को डिफाइन करो। अर्थात इंडिया क्या है इसको डिफाइन करो। तो हमने सबसे पहले भाग ए में डिफाइन किया कि भारत क्या है। ये मैंने जो इसके पहले वाली क्लास है उसको देखिएगा, समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने डिफाइन किया कि भारत क्या है। फिर दोस्तों उसके बाद हमने डिफाइन करना होगा, हमें डिफाइन करना होगा, है ना, कि भारत में रहने वाले नागरिक कौन हैं। भारत में रहने वाले नागरिक कौन हैं, क्योंकि इन्हीं के लिए तो सब प्रावधान बनना है। जैसे मैंने कहा था कि हम सीएम और पीएम बना तो रहे हैं, पर किस क्षेत्र के लिए बना रहे हैं सबसे पहले तो ये बताना होगा। तो भाग 1 में बता दिया। फिर किसकी सेवा करनी है इनको, किसके लिए ये सब बनाया जा रहा है, पूरा जो तामझाम किया जा रहा है वो कहाँ होना है, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। फिर किसके लिए किया जाना है उसके बाद जरूरी है। तो दोस्तों नागरिकता का प्रावधान हमने इसीलिए भाग 2 में रखा। बात समझ में आई? तो भाग 2 में हमने नागरिकता क्यों रखी? क्योंकि जो पूरा संविधान बनाया जा रहा है किसके लिए बनाया जा रहा है? नागरिकों के लिए तो बनाया जा रहा है। जब तक आप नागरिकों को ही नहीं डिफाइन करोगे तो कहां मजा आएगा? फिर कैसे आप विचार करोगे कि किसके लिए काम करना है? तो पहले हमें यह डिफाइन करना होगा ना कि किसके लिए काम करना है। जैसे मान लो कि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या था कि मुझे कहां पढ़ाना है। सबसे पहले मेरे लिए इंपॉर्टेंट था STD 91। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट था कि मुझे किसे पढ़ाना है, किस तरह के बच्चे हैं। अब जब डिफाइन हो गया कि मुझे हिंदी मीडियम के बच्चों पर फोकस रखना है तो मैं उसी तरह से तो अपना पूरा पढ़ाई का मॉडल बनाऊंगा। तो वैसे ही जब हमारे संविधान निर्माता बना रहे थे तो उन्होंने पहले डिफाइन किया कि कहां के लिए नियम बनाने हैं, फिर किसके लिए बनाने हैं। इसीलिए इसको बेटा पार्ट 2 में रखा गया है, जिसको बोलते हैं नागरिकता। अब देखिए ये हो गया। अब जब संविधान सभा चल रही थी तो उस समय सबके मन में एक सवाल था कि भारत का नागरिक आखिर कौन होगा, ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जिसको सभी सिविल व लीगल राइट या सभी तरह के पॉलिटिकल राइट उसको मिलेंगे, जिसकी हमें केयर सबसे ज्यादा करनी है। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये सबके मन में सवाल था। भारत के मन में इसलिए भी ज्यादा था क्योंकि उस समय जब भारत आजाद हुआ तो भारत का क्या हुआ, बंटवारा हुआ। तो ये भी सवाल था कि भाई इनके साथ हम क्या रिश्ता रखेंगे। एक समय तो ये भी भारतीय थे, आज जितने भी पाकिस्तानी हो लेकिन थे तो एक समय सब भारतीय। 60 साल मतलब 70-80 साल पहले वो कहाँ भारत का हिस्सा था। अब चाहे अपने आप को जो समझते हो, पर हैं तो अपने ही बेटे हो। तो इस तरह आपको समझ में आना चाहिए कि एक समय वो भारतीय थे। तो उस समय बड़ी उलझन थी कि किसको भारत का नागरिक बनाया जाए, कैसे बनाया जाए, क्या किया जाए, इन सब के बारे में प्रावधान करना था। तो दोस्तों इसी के लिए 5 से लेकर 11 तक प्रावधान किया गया है कि भारत के नागरिक कौन कौन होंगे। बात समझ में आ रही? भारत के नागरिक कौन कौन होंगे। अच्छा आप मुझे बताओ,
जब आप मान लो कहूं मैं आपसे कि ये आपका घर है, अब इस घर के कौन कौन सदस्य होंगे, मतलब इस घर के अपने कौन कौन होंगे, तो आप क्या कहोगे कि अपने मैं डिसाइड करता हूं पहले तो जो इस समय घर के अंदर हूं, फिर कुछ अपने तो हमारे बाहर भी गए होंगे ना, उनके बारे में, फिर कुछ ऐसे लोग होंगे जो एक समय नाराज होकर चले गए होंगे, फिर वापस आ रहे होंगे, है ना। बात समझिएगा, जैसे मान लो ये घर है, अब इसके हमें अपने डिसाइड करने हैं। अपने मतलब एक समझ रहे ना, फील वाला वर्ड है कि अपने तो अपने होते हैं, जैसे राज्य के लिए नागरिक वैसे घर के लिए अपने, है ना। तो अब अपनों को देखिए आप कैसे आप डिसाइड करोगे, तो सबसे पहले आप डिसाइड करोगे अपने अपने घर के, इमेजिन करिए आप सब कोई, तो सब कोई डिसाइड कैसे करोगे कि इस समय पहले घर में कितने लोग हैं उसमें डिसाइड कर लें। अब मान लो घर में इस समय 4 लोग हैं, पर 4 में यह आदमी अभी केवल मेहमान के तौर पे आया हुआ था, है ना। तो आप कहोगे कि मैं डिसाइड करूंगा पहले जितने लोग मेरे घर में हैं उसमें कितने अपने लोग हैं, फिर मैं डिसाइड करूंगा कि कोई बाहर तो गया नहीं। अगर मान लो इसी घर का एक शख्स है, वो बाहर कहीं पढ़ने गया हो, मान लो दिल्ली में पढ़ता हो, तो भाई ये भी तो अपना है, केवल अभी घूमने तो गया था, रिश्ता थोड़ी खत्म हो गया, ये भविष्य में तो आएगा ही, है ना। तो आप किसको देखोगे, पहले जो घर के अंदर है, फिर जो घर के बाहर है, फिर मान लो इसी घर का एक शख्स था, है ना, उसने अंतरजातीय विवाह कर दिया तो घर से निकाल दिया, लेकिन मान लो घर से भाग के शादी की, लेकिन भविष्य में तो घर आ सकता है, वो भी तो अपना है, गुस्सा थोड़ी देर के लिए जायज है, पर ऐसा थोड़ी कि हमेशा चला जाएगा। तो मान लो कुछ ऐसे लोग होंगे जो बाहर गए होंगे नाराज होके, लेकिन भविष्य में आ सकते हैं, तो ये भी अपने, है ना। फिर कहा जाता है ना कि कुछ रिश्ते खून से बढ़कर होते हैं, हर चीज खून से नहीं तय होती, तो कुछ ऐसे भी भविष्य में अपने हो सकते हैं जो अभी किसी रिश्ते के तहत ना हो, तो ये सब अपने हो सकते हैं। अब यही सब एक देश के बारे में इमेजिन करिएगा, अब समझिएगा हमारे संविधान निर्माता जब बैठे संविधान बना रहे हैं तो यही उनके मन में कहानी चल रही होगी कि कौन कौन अपने हो सकते हैं, कौन कौन नागरिक हो सकते हैं, तो यही सोचा होगा कि कौन कौन नागरिक हो सकते हैं। यही चीजें पूरे आर्टिकल में बताई गई हैं। अब ध्यान से सुनो, अब आर्टिकल 5 में बताया गया है कि कौन कौन नागरिक होगा। याद रखिएगा हमारे संविधान सभा ने नागरिकता के संबंध में बहुत सीमित प्रावधान किए हैं, बहुत सीमित। आप कहोगे सीमित का क्या मतलब है, तो याद रखिएगा हमारे संविधान सभा ने केवल यह बताया है कि 26 जनवरी 1950 तक, इस डेट के दिन 26 जनवरी 1950 के दिन, अर्थात जिस दिन संविधान लागू हो रहा है उस दिन भारत का नागरिक कौन होगा, उस दिन भारत का नागरिक कौन होगा। क्लियर। इसके बाद का काम संसद के हवाले है, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अर्थात 26 जनवरी 1950 तक केवल डिसाइड करके गए हैं बस। तो ये समझिएगा कि मैं भी जो आर्टिकल बता रहा हूं उसमें जो नागरिकता के बारे में प्रावधान किए गए हैं वो केवल 26 जनवरी 1950 तक के लिए हैं। जिस तरह से घर में मान लो कोई एक मुखिया हो और वो मुखिया कह दे कि बेटा मैं देखिए अब 99 साल का हो चला हूं, मैं आज जो अपने तय कर रहा हूं, अर्थात जो आज अपनों की लिस्ट बना रहा हूं वो तो ठीक है, लेकिन भविष्य के लिए अब मेरी आने वाली पीढ़ी बनाएगी, है ना। जैसे मैंने जो घर का आपको उदाहरण दिया था, इस घर में मान लो जो अपना शख्स है, जो बुजुर्ग था सबसे, उसने अपनों को बताया कि देखो बेटा एक लड़का भाग गया था, वो भी भविष्य में आ सकता है, उसको भी अपने में काउंट करना। फिर एक लड़का बाहर पढ़ रहा है, वो भी अपना है ना। इस समय 3 लोग जो रह रहे हैं वो भी अपने हैं, है ना। और याद रखो एक हमारी बहुत मदद की थी कभी, वो कभी भी भारत मतलब अपने घर आ सकता है, उसको भी अपना मानना। तो ये बुजुर्ग ने कहा कि मैं इस दिन तक बताया जा रहा हूं, बस इस दिन तक, इसके बाद बेटा अब तुम डिसाइड करो कि कौन अपना होगा और कौन पराया होगा। तो वैसे ही हमारे संविधान सभा ने भी केवल और केवल 26 जनवरी 1950 तक डिसाइड किया बस, कि दोस्तों हम अब नहीं डिसाइड करेंगे, 26 जनवरी के बाद संसद डिसाइड करेगी कि कौन नागरिक होगा कौन नहीं होगा।
26 जनवरी 1950 तक के लिए संविधान सभा तय करके जा रही है कि 26 जनवरी 1950 को भारत के कौन कौन लोग नागरिक होंगे, क्योंकि उस समय भारत में बहुत से तरह के लोग रह रहे थे। बात अब धीरे धीरे सब समझ में आएगी आपको। तो सबसे पहले आर्टिकल 5 कहता है कि वह लोग 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक होंगे। वह लोग, है ना, वह लोग 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक होंगे। कौन कौन लोग? जो डोमिसाइल हो, जिनका भारत में डोमिसाइल हो, भारत में, अथवा और, है ना, एक शर्त तो ये है कि डोमिसाइल हो, और दूसरी शर्त है उनकी कि भारत में जन्मा हो, भारत में जन्म लिया हो, समझिएगा। दूसरा, या उसके माता पिता ने भारत में जन्म लिया हो, या माता पिता ने भारत में जन्म लिया हो, या 5 साल से ज्यादा भारत में रह लिया हो, 5 साल से ज्यादा भारत में रह लिया हो। कहने का मतलब आप समझिए, जब संविधान सभा के लोग लिख रहे थे तो उन्होंने कहा कि इस समय हमारे भारत में जो लोग भी रह रहे हैं उनमें से नागरिक कौन कौन होगा, ये बात डिफाइन करिए। अब मान लो उस समय तो भारत में कई लोग रह रहे होंगे, जब संविधान बन रही होगी तो कई तो अंग्रेज रह रहे थे, जैसे लॉर्ड माउंटबेटन खुद ही रहे होंगे उस समय, है ना, लेकिन कई भारतीय भी उसमें रह रहे होंगे, समझिएगा आप, कई लोग रह रहे थे उस समय। लेकिन सवाल यह था कि उन सब में नागरिक किसे माना जाएगा? अंग्रेज रह रहे हैं उस समय, कई भारत के लोग भी रह रहे हैं, तो कहा कि नागरिक कौन कौन होगा, सुन लो। पहली शर्त होगी नागरिक के लिए कि जिनके पास डोमिसाइल हो। डोमिसाइल क्या होता है इसको समझा दे आपको, कि मान लो आप श्रीलंका गए, जैसे मान लो यूएसए आप गए, और यूएसए में आप जाके वहां कहे कि अब मैं यहीं रहूंगा स्थायी रूप से। आपने अपना प्रॉमिस किया कि मैं स्थायी रूप से यहीं रहूंगा। आपका इरादा क्या है वहां जाके? स्थायी रूप से रहने का इरादा, स्थायी रूप से रहने का, तो आप वहां के डोमिसाइल कहलाओगे। इरादे के आधार पर होता है। लेकिन अगर आप यूएसए गए और सोचा कि केवल 3 महीने 5 महीने 10 साल रह के आ जाऊंगा, 3 महीने 5 साल या 10 साल रह के आ जाऊंगा, केवल मैं अभी अस्थायी रूप से जा रहा हूं, आपका इरादा अगर अस्थायी है तो आपको डोमिसाइल नहीं कहा जाएगा। डोमिसाइल केवल तभी कहा जाएगा जहां आप स्थायी होने के इरादे से जा रहे हो। बात समझ में आइएगा। यहां आपने अपना मकान बनवाया हो स्थायी होने के भाव से। जैसे मान लो मैं वर्तमान में जम्मू कश्मीर चला जाऊं और सोचूं कि चलो यार 6-7 महीने रह के घूम के आ जाऊंगा, तो मैं वहां का डोमिसाइल नहीं पाऊंगा। लेकिन मान लो मैं वहां रुकने के इरादे से अगर गया तो मैं वहां का डोमिसाइल हो जाऊंगा। तो क्लियर, कहने का मतलब है कि भारत में जो लोग स्थायी रूप से रुकने का इरादा रखते हैं या रुके हुए हैं तो वो नागरिक कहलाएंगे। लेकिन साथ में दूसरी शर्त भी उनको पूरी करनी होगी, या तो उनका जन्म भारत में हुआ हो, या तो उनके माँ बाप भारत में जन्म लिए हों, या तो वो 5 साल से ज्यादा रह चुके हों। अब जैसे लॉर्ड माउंटबेटन थे, संविधान सभा जब बन रही थी, जब संविधान बन रहा था तब थे वो, उस समय भारत में ही थे, तो क्या वो नागरिक कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? अब आप बताओ। क्योंकि उनका भारत में रहने का कोई इरादा ही नहीं था, तो उन्होंने पहली शर्त ही नहीं पूरी की। अगर मान लो उनका भारत में रहने का इरादा भी होता तो क्या वो नागरिक बन पाते? आप कहोगे नहीं। पूछो क्यों? अगर उनके पास डोमिसाइल होता भी, मान लो भारत में बड़ा सा घर बनवा लिया होता और रह भी रहे होते, तब भी वो नागरिक नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि उनके पास क्या नहीं था? पहली बात तो भारत में नहीं जन्म लिए थे, बाहर से आए थे। उनके माँ बाप भी भारत में नहीं जन्म लिए थे, बाहर से आए थे, है ना। साथ में वो आए हुए 2 ही साल थे उनके, 5 साल भी नहीं हुए थे। तो कहने का ये मतलब लॉर्ड माउंटबेटन हमारे नागरिक नहीं हो सकते थे। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं ना। अब चलिए, ये हो गया भारत में रहने वाले लोगों के लिए। किसके लिए? भारत में रहने वालों के लिए। भारत में जो रह रहे हैं उसमें कौन कौन नागरिक होगा? याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को कौन कौन नागरिक होगा, इसके बारे में बात की जा रही है। अगर आपको फील ना हो रहा हो तो आप ये सोचिए कि आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स है ना, क्योंकि आपके पापा मम्मी भी पैदा हुए होंगे ज़्यादा से ज़्यादा 86 से
70 के आस बाद पैदा हुए होंगे, है ना, 1970 के बाद। तो 1970 के पहले की हम बात करें लगभग, या ये कहिए करना कहाँ है हमें, 1950 के पहले। तो 1950 के पहले तो हमारे ग्रांड्स पेरेंट ही पैदा हुए होंगे। तो ग्रांड्स पेरेंट की हमारी नागरिकता के बारे में केवल संविधान सभा के लोगों ने लिखा था। 26 जनवरी 1950 के पहले केवल हमारे ग्रांड्स पेरेंट ही पैदा हुए होंगे, तो उनके बारे में केवल संविधान सभा ने लिखा था। अगर आपको महसूस करना हो तो मैं इतना बता दूं, था ना। तो 26 जनवरी 1950 के पहले जो लोग भारत में थे उनके बारे में प्रावधान आर्टिकल 5 में किया। आर्टिकल 5 में बता दिया कि भारत का नागरिक कौन होगा, जो वर्तमान में भारत में रह रहे हैं उनके संदर्भ में। अब आर्टिकल 6 कहता है कि भारत बट गया। आप समझिएगा, भारत हमारा बंटवारा हो गया, क्लियर। यहां कई लोग थे और यहां कई लोग थे। आर्टिकल 5 में इनके बारे में प्रावधान कर दिया, जो भारत में रह रहे थे उनके बारे में प्रावधान कर दिया कि अगर रहने का इरादा हो, साथ में 3 शर्तें और पूरी करते हो। और याद रखिएगा, जो मैंने 3 शर्तें बताई है ना, उसमें कोई एक शर्त केवल पूरी करनी है, तीनों नहीं पूरी करनी। केवल कौन सी, एक तो डोमिसाइल वाली शर्त है बस पहली, और दूसरी कोई एक, या तो जन्म, या तो माता पिता जन्म लिए हो, या तो 5 साल रह चुका हो या उससे ज्यादा रह चुका हो। याद रखिएगा, एक शर्त तो डोमिसाइल की है और दूसरी शर्त जो है इन तीनों में से कोई एक। मैं इसलिए इतने बार बोल रहा हूं ना दोस्तों कि प्रीलिम्स में यहीं से क्वेश्चन बनता है, समझ लीजिएगा। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हमारा सिलेक्शन जरूर होना चाहिए। तो अब आपको जो आर्टिकल 6 बता रहा हूं मैं, आर्टिकल 6 क्या है दोस्तों, कि हमने भारत के रहने वाले लोगों को तो डिसाइड कर दिया, जैसे मैंने घर के बारे में बताया था कि अपनों के बारे में डिसाइड कर दिया जो अब घर में रह रहे हैं। लेकिन मान लो पाकिस्तान से किसी को आना हो, मान लो पाकिस्तान से किसी को आना हो, तो उसके लिए क्या प्रावधान करेंगे। तो देखिए, उसके लिए नियम बनाया गया, उसके लिए यह नियम बनाया आर्टिकल 6 ने कि 19 जुलाई 1948, याद रखिएगा 19 जुलाई 1948, ये डेट इंपॉर्टेंट है। अब कहा कि देखो, पाकिस्तान से जो लोग 19 जुलाई 1948 के पहले आ गए हैं, 19 जुलाई 1948 के पहले आ गए हैं, उनको नागरिकता मिल जाएगी। कैसे मिलेगी, जैसे आर्टिकल 5 में कहा था उसके हिसाब से मिल जाएगी। बात समझ में आ रही। आर्टिकल हम यही मानेंगे कि वो भारत में ही रह रहे थे अगर वो 19 जुलाई 1948 के पहले आ गए। लेकिन जो 19 जुलाई 1948 के बाद आएंगे, अर्थात इस डेट के बाद आएंगे, उनके लिए कुछ अलग प्रावधान होगा। वो प्रावधान ये होगा कि जो पाकिस्तान से 19 जुलाई 1948 के बाद आ रहे हैं, वो एक परमिट लेकर आएंगे। कहने का ये मतलब है, मान लो कि समझिएगा, मैंने आपको क्या बताया, 19 जुलाई 1948 के पहले जो आ गए उनके लिए तो आर्टिकल 5 की तरह ही काम होगा कि ठीक है चलो भाई आ गए हो, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, तुम नागरिक ऐसे ही बन जाओगे। बस तुम्हें क्या शर्त पूरी करनी है, तुम्हें डोमिसाइल वाली और उन 3 में से कोई एक शर्त। अगर तुम 19 जुलाई 1948 से पहले आ गए हो, लेकिन 19 जुलाई 1938 के अगर बाद आ रहे हो, अगर उसके बाद आ रहे हो, तो तुम्हें पहली बात तो एक परमिट लेके आना पड़ेगा। क्योंकि भाई परमिट का मतलब क्या है कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो हिंदुस्तान पाकिस्तान बना, तो इधर से उधर करोड़ों लोग आए गए। तो 19 जुलाई 1948 के पहले तक कोई भी कहीं आए जाए कोई दिक्कत नहीं, है ना, लाखों लोग रोज आते थे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर क्या हुआ, अब तो भाई व्यवस्था बनानी पड़ेगी ना। मान लो ये पाकिस्तान है, ये इंडिया है, इंडिया तो बड़ा ही रहेगा ना अपना दोस्तों, ठीक। तो भाई यहां से वहां लाखों लोग आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर 19 जुलाई 1948 को क्या हुआ, हमने कहा कि अब यहां से वहां केवल परमिट लेके ही कोई आएगा। जैसे वर्तमान में वीजा होता है ना, वर्तमान में पासपोर्ट होता है ना, तो पासपोर्ट और वीजा तो नहीं था उस समय, इतना तो हमारे पास उस समय इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, इतने ऑफिस बनवा दे। लेकिन हमने क्या कहा कि कुछ अधिकारियों को नियुक्त कर दिया कि कोई भी जो इस बाउंड्री लाइन को क्रॉस करेगा
उसको एक परमिशन दो, तभी वो जहां आ पाएगा। तो कहने का मतलब है ये बाउंड्री लाइन हमने डिसाइड की, साथ में इसके आने जाने के लिए जब अधिकारियों को बैठाया, वो ये दिनांक को बैठाया 19 जुलाई 1948 को हमने अधिकारियों को बैठा दिया कि भाई अब कोई भी आएगा तो परमिशन लेके ही आएगा, वरना आने मत देना, ऐसा कुछ प्रावधान था। तो कहने का मतलब है कि इस डेट के पहले तो सब ठीक था, इस डेट के बाद कोई अगर आता है तो एक परमिट लेके उसे आना पड़ेगा, है ना, जो अथॉरिटी बनी हुई है उससे परमिट लेके आना पड़ेगा। साथ में परमिट लेने के बाद 6 महीने तक भारत में रहना होगा, 6 महीने तक भारत में रहना होगा, और उसके बाद बताना होगा एक अथॉरिटी को कि देखिए हमारा 6 महीने हो गया है, हम रह लिए हैं और हमारे पास जो परमिट था, तो अब हमें नागरिकता के लिए मान्यता दो, तो तब इनको नागरिकता मिलेगी। कहने का मतलब जो पाकिस्तान से भारत आए हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 6 की। आर्टिकल 5 ने बता दिया, आर्टिकल 6 उनके बारे में वर्णन कर रहा है जो बेचारे पाकिस्तान से भारत रहने आए हैं, है ना। तो 19 जुलाई 1948 तक अगर आ गए हो, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो गया, जैसे ही देश आजाद हुआ मतलब उसी समय बंटवारा हुआ, तो लोग इधर से उधर भागे। अब जो पाकिस्तान में रह रहा था और भारत आना चाहता था, तो मान लो उसको समय लग गया, तो हमने 19 जुलाई 1948 तक उसका इंतजार किया कि भाई तुम आ जाओ, अभी तुम्हें ऐसे ही नागरिक मान लेंगे। लेकिन 19 जुलाई 1948 के बाद अगर तुम आओगे तो तुम्हें परमिशन लेनी होगी, साथ में 6 महीने पहले रहना होगा, उसके बाद तुम्हें नागरिकता मिलेगी। तो आर्टिकल कौन सा समझ में आ गया आपको, आर्टिकल आपको 6 भी समझ में आ गया, है ना। ये वैसे ही है जैसे मान लो कोई घर से बाहर पढ़ रहा था, तो उसको कैसे अपना माना जाएगा, वो था कि अब भाई इतनी जल्दी आ जाओ तो ठीक है, नहीं अगर आए तो फिर मम्मी पापा से परमिशन लेनी पड़ेगी, घर में इतने दिन तक रहना पड़ेगा, तब उसे अपना मानेंगे। मान लो बाहर गया था वो, उसका मन बदल गया हो, वो केवल कुछ दिन को आया हो और घर से रफू चक्कर हो जाए, तो ऐसा नहीं, पहले कुछ समय तक रुको और मम्मी पापा से पहले परमिशन लो। बात समझ आई। अब चलते हैं आर्टिकल 7। आर्टिकल 7 क्या है कि जब मान लो बंटवारा हुआ, है ना, यहां भी तो हुआ था, तो बंटवारे के खबर आने लगी थी कि बंटवारा होना है होना है होना है, हाँ। तो क्या हुआ, कई लोग जैसे ही दंगे शुरू हो गए थे, जैसे ही दंगे शुरू हो गए थे, तो क्या हुआ, कई लोग पाकिस्तान भाग गए। ये भी पाकिस्तान था उस समय, बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान और इसको पश्चिम पाकिस्तान बोलते थे। तो कई लोग भाग गए थे दोस्तों, पर इनको क्या लगा, इनको लगा कि यहां मजा नहीं आ रहा इस देश में, ये बेकार है, चलो अपने घर लौट चलो, है ना। ऐसे कई लोग थे, कहेंगे ना कि बेचारा भटका हुआ था, चलो आ गया तो हम इसको नागरिकता देंगे। आपको पता है कि हमारा दिल बहुत बड़ा है भारतीयों का, ठीक है, नाराज हुए थे, तुम बेवकूफ थे जो चले गए उधर, अब समझदार हो गए हो तो आ जाओ। शाम को कोई लौट के आए तो उसे भूला नहीं, भटका हुआ कहते, ठीक, चलो तुम आ जाओ, तुम्हें हम नागरिकता देंगे, पर एक शर्त में नागरिकता देंगे। क्या कि तुम जब आओगे उसके बाद तुम्हें परमिशन लेनी पड़ेगी और 6 महीने रहना पड़ेगा। फिर वही सेम जैसे आर्टिकल 6 में था वैसे ही आर्टिकल 7 में प्रावधान किया गया। आर्टिकल 7 में क्या किया गया, किनके लिए किया गया, उनके लिए किया गया जो एक समय पाकिस्तान भाग गए थे लेकिन फिर वो भारत आना चाह रहे थे, तो उनके लिए किया गया था। और क्या किया गया कि चलो भाई तुम आ जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम आओगे तो तुम्हें एक परमिशन कार्ड लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद तुम्हें 6 महीने रहना पड़ेगा, और 6 महीने रहने के बाद हम तुम्हें भारत का नागरिक 26 जनवरी 1950 को मानेंगे। बात समझ में आई। जब संविधान अपना बना होगा तो उसमें प्रावधान रहा होगा 26 जनवरी 1950। अब आर्टिकल 7 पढ़ा होगा लोगों ने कि यार इसमें ये प्रावधान है, चलो हम भारत के नागरिक हैं। बात समझ में आ रही। तो आर्टिकल 7 में किसके लिए प्रावधान किया गया, उनके लिए किया गया कि जो लोग पाकिस्तान चले गए थे उसके बाद भारत आना चाहते थे। इसमें एक डेट का रोल है, उस डेट को याद रखिएगा। आखिर भाई जब देश का बंटवारा हुआ तो किन लोगों को हमने आर्टिकल 7 प्रोवाइड कराया है, ये देखना पड़ेगा हमें, किन लोगों को आर्टिकल 7 प्रोवाइड कराया है। तो देखिए एक डेट है, मुझे डेट याद नहीं आ रही एग्जैक्ट, चलो इसको समझ लीजिए। हाँ 1 मार्च 1947 है भाई, याद आ रही, 1 मार्च 1947। ठीक, देखो अब इस डेट का महत्व बता दूं क्या है ना। ये कहा
अब देखिए, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ है। 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ है, लेकिन उसके पहले की ये घटना है। क्यों? क्योंकि पहले माहौल बनने लगा था कि अब बंटवारा होगा, तो कई लोग इधर से उधर होने लगे थे, है ना, कई लोग इधर से उधर होने लगे थे। तो कहा गया था जो 1 मार्च 1947 के बाद गया, जो 1 मार्च 1947 के बाद गया, वो भारत का नागरिक, थोड़ी कंफ्यूजन होगा लेकिन समझ लीजिएगा, वो भारत का नागरिक नहीं है। पहले तो ये बता दिया कि जो लोग चले गए हैं पाकिस्तान, है ना, बहुत उन्हें लग रहा था ना कि पाकिस्तान अच्छा होगा, अच्छा होगा, तो जो लोग इस डेट के बाद पाकिस्तान गए, इस डेट के बाद पाकिस्तान गए, वो भारत के नागरिक नहीं होंगे। पहले तो आर्टिकल 7 में क्या बताया? पहले आर्टिकल 7 में ये बता दिया कि जो लोग इस डेट के बाद पाकिस्तान चले गए हैं वो भारत के नागरिक नहीं होंगे। लेकिन फिर ये भी बताया कि अगर मान लो इसमें से किसी का दिमाग आ गया कि चलो अपने भारत वापस चलना है, तो उसके लिए उसे 6 महीने यहां पर रहना होगा परमिशन लेके। क्लियर? तो आर्टिकल 7 हो गया। अब आते हैं आर्टिकल 8। अभी हमने क्या क्या बताया? हमने आपको वो बताया कि जो भारत में और पाकिस्तान से संबंधित लोग थे उनके बारे में बात की। अब कुछ ऐसे लोग थे जो मान लो ना भारत से संबंधित थे उस समय, ना पाकिस्तान से, मतलब थे भारत के, लेकिन मान लो कुछ लोग यूएसए में रह रहे थे, कुछ लोग इंग्लैंड में रह रहे थे। जैसे मान लो संविधान सभा जब बन रही थी, है ना, तो उस समय सब कोई भारत में थोड़ी थे। कुछ लोग तो कहाँ यूके में रह रहे थे, कुछ लोग यूएसए में रह रहे थे, कुछ लोग कनाडा में रह रहे थे, है ना। जैसे आपको कई ऐसे उदाहरण पता होंगे, कई ऐसे क्रांतिकारी पता होंगे जो विदेश से इतनी गतिविधि करते थे। ठीक है, लाला हरदयाल जी का नाम ही सुना होगा आपने, है ना। तो इस तरह जैसे श्यामा जी, ऐसे कई लोग थे जो रह रहे थे। तो क्या इनको नागरिकता नहीं मिलेगी भारत की? अरे भाई, इनको कैसे नागरिकता मिलेगी? तो इनकी नागरिकता के लिए क्या प्रावधान किया कि जो भी इस समय भारत से बाहर रह रहा होगा, है ना, वो कुछ ना करे, केवल वहां पर जाकर जो भी भारत का एम्बेसी हो या कॉन्सुलेट हो, एम्बेसी हो या कॉन्सुलेट हो, वहां पर जानकारी दे दे बस। देखिए, अब आप कहोगे ये एम्बेसी और कॉन्सुलेट क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं। जैसे मान लो एक देश है भारत, है ना, दूसरा देश है यूएसए। तो क्या होगा, यूएसए की एक एम्बेसी यहां पर होगी और भारत की एक एम्बेसी यहां पर होगी। समझना अब आप, दोनों की एक एक एम्बेसी होगी। और मान लो कि ये यूएसए की एम्बेसी है, इसको थोड़ी देखिए, मैं आपको हर चीज समझाना चाहता हूं ताकि आपको मेरी हर बात समझ में आए, इसीलिए मैं छोटी छोटी बात को भी समझाता हूं। जैसे मान लो ये यूएसए है और ये मान लो इंडिया है। क्लियर? तो इंडिया की एम्बेसी यहां पर होगी एक, और यूएसए की एम्बेसी यहां पर होगी। ये इसलिए होता है कि देशों का आपस में संबंध मजबूत हो। जैसे मान लो इंडिया को कोई यूएसए से दिक्कत है, इंडिया को यूएसए से कोई दिक्कत है या कोई भी बात करनी है XYZ किसी भी मैटर पे, जैसे मान लो यूएसए में एक भारतीय के साथ कोई इंडियन के साथ गलत हो गया, मान लो किसी इंडियन के साथ गलत हो गया, तो ये बात हमारे इंडिया के मोदी जी को पता चली, मोदी जी को पता चली, तो मोदी जी सीधे यूएसए थोड़ी फोन करेंगे। वो क्या कहेंगे कि यहां पर जो राजदूत होगा, है ना, यहां पर कोई राजदूत होगा तो उसको इन्फॉर्म करेंगे कि तुम्हारे देश में मेरे नागरिक के साथ गलत हुआ, इसको तुरंत सही करो, मैं इसकी आलोचना करता हूं या निंदा करता हूं या मैं कार्रवाई करूंगा। तो कहने का क्या मतलब है कि ये जो पूरा यूएसए है ना, इसको यहां पर इसकी एम्बेसी रिप्रेजेंट करती है। बात समझ में आई? इसकी एम्बेसी रिप्रेजेंट करती है। वैसे ही मान लो किसी यूएसए के नागरिक के साथ भारत में गलत हो जाए, है ना, तो यूएसए के अधिकारी तुरंत वहां की एम्बेसी को फोन करेंगे या बुला लेंगे वहां के राजदूत को कि तुम्हें बुलाया गया है, तुम आओ, हमें यह बताओ कि भारत में हमारे नागरिक के साथ क्यों गलत हुआ। तो इस तरह क्या हुआ, आपस में संबंध मजबूत करने के लिए हर देश में एक ऑफिस। अब जैसे भारत है तो भारत में लगभग हर देश का एम्बेसी होगी। अब मान लो पाकिस्तान की भी एम्बेसी है ना, लेकिन हम पाकिस्तान से अपने सारे संबंध खत्म करना चाहते हैं, कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते,
है ना। तो क्या करेंगे, इसकी एम्बेसी को बंद करवा देंगे और कह देंगे कि आप एम्बेसी छोड़ दो। याद रखिएगा, एम्बेसी में बहुत अलग नियम होते हैं। एक मैं नियम बताऊं कि जैसे यूएसए है ये, और यूएसए में ये इंडिया का एम्बेसी है, तो इंडिया की इस एम्बेसी को ये मान के चला जाएगा ये भारत ही है, ये भारत का ही क्षेत्र है, इसे भारत का क्षेत्र माना जाएगा। कहने का मतलब है कि इसके अंदर अमेरिका की पुलिस नहीं आ सकती, अमेरिका की फोर्स भी नहीं आ सकती। बात समझ आई, इतना सुरक्षा दी जाती है। अब मान लो ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में भारत की एम्बेसी है, तो भाई कोई राजदूत जाएगा क्या वहां काम करने, पता नहीं कब कोई मार दे उसे। लेकिन ऐसा नहीं है, इतनी सुरक्षा दी जाती है कि उसका कोई मतलब तोड़ नहीं है। आपको तो मैं ये भी बता दूं, जब इकोनॉमी पढ़ाऊंगा कभी, कि जीडीपी में इसको भी जोड़ते हैं, है ना। ये सब बात की बात है, अभी छोड़िए, ठीक। तो एम्बेसी में इतनी सुरक्षा क्यों, ताकि विदेशी संबंध बने रहें। क्लियर। तो मैंने क्या कहा था कि जो लोग भारत से बाहर रह रहे हो वो क्या करे, वो वहां की एम्बेसी में, भारत की एम्बेसी हर जगह लगभग होगी, यूके में होगी, कनाडा में होगी, है ना, यूएसए में होगी, तो वहां पर जो भी रह रहे हो केवल अपनी एम्बेसी में जाएं और रजिस्ट्रेशन या नामांकन करा दें कि भाई हम भी हैं, हमें अपना नागरिक बना लेना, कोई दिक्कत नहीं, उनको हम तुरंत बना लेंगे नागरिक, है ना। तो बात समझ में आई। और याद रखिएगा किन किन लोगों को यह अधिकार मिला हुआ था कि वो जाके एम्बेसी में कल सूचना दे दें, किन किन लोगों को अधिकार हुआ था, है ना। तो जैसे मान लो कोई भारत में जन्म लिया हो, कोई भारत में जन्म लिया हो और वो मान लो चला गया बाहर यूके में रहने, है ना, यूके में रहने गया और हमारा देश आजाद हो गया, तो इनको क्या था, इनको अधिकार था कि भाई तुम वहां की एम्बेसी को बता दो कि तुम भारतीय हो तो तुम्हें नागरिक बना देंगे। लेकिन मान लो क्या हुआ कि कोई आदमी गया यूके, है ना, इंग्लैंड, और इंग्लैंड में रह रहा था, ठीक। मान लो कोई एक्स था और उसका एक बेटा हुआ जिसका नाम वाई था, ठीक। ये एक्स खत्म हो गया, वाई को ये तो पता है कि उसके पापा भारत के हैं और उसे भारत से बहुत प्यार भी है ना, और 15 अगस्त को हमारा देश भी आजाद हो गया, तो क्या इसको हम नागरिक मानेंगे? तो हाँ, इसको भी नागरिक मानेंगे। अगर ये क्या करे, यूके की भारत वाली एम्बेसी में जाए और कह दे कि भाई हमारे माता पिता भारतीय थे, हमें भी भारत का ही नागरिक बनना है, इसलिए हमें वहां का नागरिक बनाओ, तो इसको भी 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक बना दिया जाएगा। क्लियर। इसको भी 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक बना दिया जाएगा, कोई इशू नहीं। तो 5, 6, 7 और 8 हमने इतने आर्टिकल पढ़ लिए। अब आर्टिकल 9 चलते हैं दोस्तों। आर्टिकल 9 में कहा गया है कि यदि कोई विदेशी नागरिकता ले लेता है, यदि कोई विदेशी नागरिकता ले लेगा तो उसकी भारतीय नागरिकता खत्म हो जाएगी। कहने का मतलब कि एक व्यक्ति दो देश का एक साथ नागरिक नहीं हो सकता, दो देश का एक साथ नागरिक नहीं हो सकता, दो देश का नागरिक नहीं हो सकता, ठीक। अगर मान लो कि कोई व्यक्ति जिसकी पास भारत की नागरिकता है, लेकिन अगर किसी और देश की भी हो नागरिकता या उसका पासपोर्ट ले लेगा तो भारत की नागरिकता तुरंत खत्म हो जाएगी। ये आर्टिकल 9 में कहा है। तो आप कहोगे सर आर्टिकल 9 क्या कहता है? दोहरी नागरिकता को या डुअल सिटीजनशिप को कैंसिल करता है। किसको करता है? डुअल सिटीजनशिप को कैंसिल, ये मान्यता नहीं देता। किसमें? आर्टिकल 9 में। आर्टिकल 9 ने क्या कहा है कि भाई अगर तुम्हारे किसी और देश की नागरिकता है तो भारत की नागरिकता तुम्हें नहीं मिलेगी। बात समझ में आ रही? जैसे जैकलिन फर्नांडिस है, अगर वो कहे कि मुझे भारत का नागरिक बनना है तो हम क्या कहेंगे? बेटा पहले अपने देश की नागरिकता छोड़ो तब तुम्हें भारत का नागरिकता बनाएंगे, है ना। तो ये समझ में आ गया। 9, 10 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 10 में यह बोला गया है कि अगर आपको एक बार नागरिकता मिल गई, एक बार अगर नागरिकता मिल गई तो आपकी नागरिकता आजीवन रहेगी। आपको रिन्यू नहीं कराना। जैसे हमें ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराना होता है ना, या अपने राइफल का लाइसेंस रिन्यू कराना होता है, किसी भी चीज का लाइसेंस होता है वो रिन्यूअल कराना पड़ता है, चाहे वो मेडिकल स्टोर का हो चाहे शॉप का हो, सबका रिन्यू कराना पड़ता है। लेकिन नागरिकता जो है, अरे सिटीजनशिप भी तो एक प्रकार से लाइसेंस ही है ना भाई। तुम्हें भारत के लिए लाइसेंस मिल गया कि तुम कहीं भी रहो वोट दो, है ना, चुनाव में लड़ो, ये एक लाइसेंस ही तो है। लेकिन ये लाइसेंस अगर एक बार मिलता है तो फिर छीना नहीं जा सकता।
ऐसा नहीं कि अपवाद नहीं है। अब अपवाद भी सुन लो। अगर संसद चाहे तो कुछ नियम बना सकती है कि किस तरह से नागरिकता खत्म की जाएगी, उन आधारों पे नागरिकता खत्म की जा सकती है। तो आप कहोगे आर्टिकल 10 में क्या किया गया है? संसद को पावर दी गई है कि किस तरह से नागरिकता को खत्म किया जा सकता है, किस तरह से नागरिकता को खत्म किया जा सकता है। पर इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि एक बार नागरिकता मिलने में खत्म नहीं होगी। याद रखिएगा, जो ये शब्द मैं बोल रहा हूं ना कि एक बार नागरिकता मिलने में हमेशा बनी रहेगी, खत्म नहीं होगी, ये एक शर्त के साथ है। वो शर्त क्या है कि संसद कुछ नियमों के आधार पे आपकी नागरिकता खत्म कर सकती है या आपको नागरिकता से वंचित कर सकती है। आर्टिकल 11 क्या कहता है? आर्टिकल 11 कहता है कि हम जो भी नियम बना रहे थे अभी तक वो 26 जनवरी 1950 तक थे, अब आगे का सारा प्रावधान संसद बनाएगी। तो कहने का मतलब है कि नागरिकता के संबंध में संसद को पावर दे दी गई कि अब आप डिसाइड करिए। दोस्तों, हमारे संसद ने सिटीजन एक्ट 1955 को बनाया है और उसी के द्वारा भविष्य में भविष्य में क्या 26 जनवरी 1950 के बाद इसी कानून के आधार पे नागरिकता दी जाती है व छीनी जाती है। नागरिकता दी गई और ली गई। देखिए, आर्टिकल 10 से क्वेश्चन बन सकता है कभी भी प्रीलिम्स में कि आर्टिकल 10 ने क्या संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का शक्ति दी है? तो आप कहोगे हाँ दी है ना। याद रखिएगा, और यह भी याद रखिएगा कि लाइसेंस को अपने सिटीजनशिप के जो कागज होते हैं उसे रिन्यू नहीं कराना पड़ता, बार बार नहीं जाना पड़ता कि हर 6 महीने में जाओ कि मैं सिटीजन हूं, ऐसा नहीं करना। लेकिन संसद उसको खत्म भी कर सकती है। तो आपको ये चीज याद रखना चाहिए कि 11 हो गया आर्टिकल 11 ने कहा कि संसद कानून बनाएगी। इसीलिए कभी अगर मान लो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाए कि नागरिकता किसका विषय है, तो आप कहोगे सर केंद्र सूची का है ना। जो संविधान की 7वीं अनुसूची उसमें 3 लिस्ट है ना, एक सेंटर, एक स्टेट, एक समवर्ती कॉन्करेंट है ना। सेंटर से संबंधित विषय, स्टेट से संबंधित विषय और कॉन्करेंट से संबंधित विषय। तो याद रखिएगा, सेंटर से संबंधित विषय कौन सा है? नागरिकता है। नागरिकता के मामले में राज्य कोई कानून नहीं बना सकता, ना कोई राज्य सोच सकता है, केवल और केवल केंद्र सोचेगा। क्यों? क्योंकि संसद को ही बस पावर है, संसद को ही बस पावर है। संसद को किस आर्टिकल से पावर है? आर्टिकल 11 से। प्रीलिम्स में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं आपको दावा ही कर सकता हूं कि आने वाली 2 क्लास में और जो नागरिकता के बारे में पढ़ाऊंगा उससे प्रीलिम्स व मेंस से बाहर कुछ नहीं होगा। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई। आर्टिकल 11 का रोल समझ में आ गया। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक समझ में आया होगा। दोस्तों, आज की क्लास में हमने बहुत फिलोसफिकल बातें की और फिर हमने आर्टिकल को पढ़ा। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश की। जिसको जो सवाल ना आया हो आराम से पूछिएगा और याद रखिएगा, बड़े धीरे धीरे आराम से पढ़िए। सिविल सर्विस की तैयारी, IAS की तैयारी, PCS की तैयारी कोई हंसी मजाक नहीं है। आप DM बनने, SDM बनने जा रहे हो और आपको एक शानदार पर्सनालिटी का मालिक होना पड़ेगा, है ना। तभी तो आप हजारों अधिकारियों को अपने अंडर पे रख पाओगे। तो इतना आसान नहीं आपको लगता कि है जितना आप सोच रहे हो। अगर बड़े सपने देख रहे हो तो उसकी तरह बिहेव करना देखो। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, मैं बताता हूं, है ना, जो बच्चे जल्दीबाजी करते हैं उनके लिए। तो दोस्तों, आप कभी रेड लाइट जब हो जाए ट्रैफिक में तो देखना, कुछ मोटरसाइकिल वाले होंगे, कुछ कार वाले होंगे, लेकिन इनमें एक कॉमन चीज होगी। मोटरसाइकिल में कुछ लोग बहुत तेजी से हॉर्न बजा रहे होंगे, अब कुछ कार वाले भी बजा रहे होंगे, पर कार वाले वही बजा रहे होंगे जिसके पीछे मालिक ना बैठा होगा। समझिएगा, बहुत ध्यान से एक एक बात समझिएगा। मेरा कहने का यह मतलब है कि मोटरसाइकिल वाले बहुत जल्दीबाजी करते हैं। अब मैं मोटरसाइकिल वालों की बेइज्जती नहीं कर रहा, मोटरसाइकिल तो मेरे पास भी है बस। तो मोटरसाइकिल वाले जल्दीबाजी इसलिए करते हैं क्योंकि वो दिखाते हैं कि हम बहुत बिजी हैं, जल्दी जाने दो। पर आप बताओ, आगे कौन है, सफल कौन है अपने जीवन में? सफल तो वही है ना जिसके पास कार है। सफल वो नहीं है जो जल्दीबाजी कर रहा है। कहने का मतलब समझ में आ गया ना? नहीं आया हो तो सोचना दोस्तों, ये बहुत गहरी बात है ना। आप अगर सफल होना चाहते हो तो सबसे पहले संयम रखना सीखो, किसी चीज की गहनता को समझना सीखो,
वरना फिर आप वही मोटरसाइकिल वाले जल्दीबाजी करोगे। इसीलिए मैंने कहा था कि जिस फोर व्हीलर में ड्राइवर भी होगा बस वो भी हॉर्न बजाएगा, क्योंकि ड्राइवर कौन सफल है ना। तो एक जो सफल पर्सनालिटी होती है ना वो एक अलग ही होती है, उसका एक अलग ही स्वैग होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद, नमस्कार। कल का चैप्टर जरूर देखिएगा, क्योंकि कल का चैप्टर या कल की क्लास शानदार होगी, जिसमें हम एनआरआई, एनपीआर, एनआरसी सब के बारे में डीप में पढ़ेंगे। तो दोस्तों मजा बहुत आया आज आपके साथ जुड़ के, और आपको अगर आया हो तो जरूर कमेंट करिएगा, क्योंकि आप ही मेरा मोटिवेशन हो। धन्यवाद, थैंक यू।